भीरू की मौत को आज पूरे 8 दिन समाप्त हो गए, पता ही न चला। 2 दिन बाद दशक्रिया की तैयारियां चल रही है और शायद इसके बाद वह किसी अतीत के पन्ने के द्वारा कभी कभार सुनाया जाएगा, जो कभी पाठक की हृदय स्थिति अनुसार वीरों जैसी हो सकती है, तो कभी किसी खड़ूस नौकरी पेशा एक सामान्य व्यक्ति है की तरह। वास्तव में सामान्य होना ही भला कहाँ संभव है, क्योंकि आज के युग में कोई भी व्यक्ति किसी उपेक्षा का शिकार हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे में मेरे लिए भीरू का सामान्य व्यक्ति कहा जाना ही बहुत था। खैर, हम दोनों का पहली बार रोजगार कार्यालय की लाइन में लगे और पहली दफा घर आमने सामने होने के बावजूद उससे परिचय हुआ। क्योंकि मेरी शिक्षा अक्सर घर से बाहर रहकर ही हुई थी और चूंकि मैं उस समय तक अपने ही शहर के लिए नया था, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे रोजगार कार्यालय तक छोड़ ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन मैं वापस घर जाऊंगा कैसे, इसी सोच में डूबा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी और बोला, अरे आप यहाँ कैसे। मैंने उसकी ओर देखकर चौंकते हुए कहा, आप कौन? तो उसने तुरंत अपना परिचय देकर बताया कि मैं सामने वाले घर में ही रहता हूँ, यदि चलना हो तो साथ चल सकते हो। मेरी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई और मैं हाँ कर उसके साथ चल दिया। वह बड़ा ही प्रकृति प्रेमी और अलबेला स्वभाव का था, इसलिए मुझे जानबूझकर गोलाई वाले रास्ते से लाया और रास्ते में पड़ने वाली सड़कें, नदी, पोखर, बगीचे और आम के बागान सब के बारे में बताया। यहाँ तक कि एक जगह गन्ने की पिराई में लगे हुए व्यक्ति को उसने चाचा चाचा कहकर पटा लिया और मुफ्त में गन्ने का रस और गुड़ की मिठाइयाँ भी खिलाई। इन सभी चीज़ों में बड़ा माहिर था वह। आते आते उसने बीच रास्ते में आम तोड़ने की कला भी सिखाई। चूंकि मैं पहली दफ़ा घर से बाहर, प्रकृति के बीच, हॉस्टल लाइफ से दूर निकला था, इसीलिए मुझे भीरू बड़ा ही प्यारा लगा और हम दोनों का एक ही जगह नौकरी का बुलावा भी आ गया। फिर तो क्या था, हम दोनों सगे भाइयों से भी अच्छे दोस्त बन गए। तब से आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला आंगन में बैठ कुछ विचार कर रहा था कि तभी भीरू के पिताजी ने धीरे से पुकार कर बुलाया और बोले, चिंता मत कर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करे। कहते हुए उन्होंने पहले अपने आप को संभाला, फिर बोले, क्या क्या काम बचा है? कहीं पैसा कम पड़े तो बताना, या कोई और ज़रूरत हो या कोई रिश्तेदार उल्टा सीधा कहें, चाहे फिर वह कोई भी क्यों न हो, मुझे कहना। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि नहीं, कोई कभी नहीं, आप बेफिक्र रहें, सब काम आराम से हो जाएंगे। कि तभी भीरू का शाला बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए भीरू के घर आया और गाड़ी खड़ी कर अंदर जा कुछ बातचीत में लगा और थोड़ी ही देर में लौटकर उसके ससुर को ले मेरे पास आया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला कि जा कुछ हुआ अब तक उसकी जानकारी है मुझे, मेरे पिता की गलतियों के लिए क्षमा करें। इन्हें कई बार समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह माने तब ना। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया, परंतु जैसे वह किसी और बात की खुन्नस निकालने आया हो, कहकर निरंतर बोलता रहा। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने इसी विवाद के कारण आज दोनों भाइयों, भीरू के दोनों शाले के बीच कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि इन महाशय ने छोटे भाई के ससुराल में जाकर कुछ उल्टी सीधी डिमांड रख दी, जिसके कारण उनके यहाँ आने के बाद दोनों भाइयों के बीच अनबन सी हो गई। कहीं ना कहीं मैं और भीरू के पिता दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख ये सोच मन ही मन मुस्कुराए कि जो दूसरे का घर तोड़ने में लगा हो भला उसका घर सलामत रहे। लेकिन फिर भी हम दोनों ने झूठा दिखावा करके भीरू के बड़े शाले को समझा वापस भेजा और भीरू के ससुर को थोड़ी झिड़की भी दी कि उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, भला कोई क्या ऐसा करता है। कि तभी भीरू का जवई पीछे पीछे रूसा हुआ सा चला आया। बोला, देखिए अंकल, आपने ही उस दिन फैसला किया था कि भोपाल वाला मकान हमें दिया जाएगा और अब वह अपने शब्द पूरा ही कर पाता उसके पहले भीरू के पिता ने कड़े स्वर में कहा, कौन सा मकान और कौन दिया? क्या तुम्हें पता है कि उस मकान में मेरे पी.एफ. का पैसा लगा है और कानूनन मैं खुद उसका मालिक हूँ। शर्म करो, उस आदमी ने तुम्हारा झगड़ा निपटाने के लिए जो न उस समय जायज था और ना भी अगर बीच का कोई रास्ता निकाला तो तुम उसी को दोष दे हो रहे हो। क्या तुम लोगों की कोई जिम्मेदारियां नहीं? तुम्हारा भी ससुर मरा है, सिर्फ मकान पर हक जताते हो। तुम्हारा खुद का कोई फर्ज है भी या नहीं? यदि ठीक से मेहमान बनकर भी नहीं रह सकते तो शौक से जा सकते हो। हमने वर्षों पहले बेटी विदाई के समय बहुत कुछ दे रखा था और न ही ऐसा कोई मकान का वचन भी दिया था। अब अगर समझ गए हो तो वापस जाकर काम में लगो और हमें 2 दिन बाद की दशक्रिया का विचार करने दो, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। वह सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के लिए ही बनाई गई है, ना तो भीरू अपने साथ लेकर गया और ना मैं अपने साथ ले जाऊंगा, जाओ। कहते हुए सख्त स्वर में बोले। उनका इतना तेज स्वभाव हमने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन शायद उन्हें वक्त ने इस तरीके से ढलने से मजबूर कर दिया था और इसीलिए उनके आंखों के आंसू अब भीरू के अच्छी यादों में चमकने लगे थे। आज उसको गए पूरे 10 दिन बाद और इस संसार के बनाए हुए नियमों के अनुसार, या यूं कहूं कि शास्त्रार्थ विधि के अनुसार, आज उस पवित्र आत्मा को संसार से मुक्त होने का समय आ गया। क्योंकि जैसा कि सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि आत्मा अजर अमर तो है, लेकिन एक निश्चित समय तक ही सांसारिक बंधनों में बंध कर रहती है और अपना समय पूर्ण होने पर पूर्ण लौट जाती है। लेकिन क्या वाकई यह संभव है कि मेरा मित्र भी मुझे छोड़कर जाने को पूर्ण रूप से तत्पर था या नहीं? यही सब बात विचार कर मैं सुबह से बड़ी ही असमंजस की स्थिति में था। मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि वह मुझसे बिना इजाजत लिए भला कैसे दूसरे लोक में भी जा सकता है। परिवार में बहुत से लोग इकट्ठा हुए, चूंकि सब कुछ सामान्य हो चुका था,
सभी भीरू के महत्व को समझ चुके थे। बच्चे भी अब संसार की माया और लोगों के बहकावे से बाहर निकल अपने पिता की संपत्ति को कम और उसके वजूद को ज्यादा ध्यान देने लगे थे। अब उनकी आंखों में पिता के लिए नमी नजर आने लगी थी। उन्होंने भीरू के माता पिता को ही अपना दायित्व समझ अब उनकी सेवा में अपना मन लगाने लगे थे। ये सब देख मैं भी खुश था, लेकिन भीरू की कमी कहीं ना कहीं उस चौखट पर जाते ही खलने लगती है। खैर जो भी हो, भीरू का जवई भी अब लालच से बाहर आ चुका था और सबको साथ ले हम रानी घाट की ओर तर्पण अस्थि विसर्जन हेतु निकले। अस्थि विसर्जन के लिए मैं निकल ही रहा था कि तभी मेरी छत की मुंडेर पर आकर बैठने वाला वह कौवा किसी बाज की तरह उड़ान भरते हुए मेरे कंधों को छूकर मेरे आगे आगे चलने लगा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं भीरू खुद मुझसे अपनी अंतिम विदाई हेतु साथ चलने के लिए निवेदन कर रहा हो। वह कौवा रहकर कुछ समय तक कभी मेरे ऊपर चक्कर काटता तो कभी मेरे कंधों को दोबारा छूकर आगे चलता। ये सब कुछ बड़ा अजीब सा था, जिसे सभी ने कौतूहलवश अलग अलग संज्ञाएं दी। किसी ने अशुभ व किसी ने शुभ संकेत बताया, लेकिन मुझे न जाने क्यों आज अपने साथ भीरू के साथ होने का एहसास हो रहा था। यही इन्हीं सब के साथ हम घाट पहुंचे और पानी में उतर अस्थि विसर्जन का कार्य शुरू किया। मैं भी उनका साथ देने हेतु पानी में खड़े हो उसके बच्चों को सांकेतिक तौर पर समझा रहा था। और जैसे ही अस्थियों को विसर्जित किया गया, उस समय अचानक तेज लहर आए और वह अस्थि कलश बहाव में या फिर जैसे भी हो भीरू के बेटे के सामने से होकर पूरा घूमते हुए मेरे पास पहुंचा। फिर वापस लौट थोड़ी दूर तक जा गोल घूमते हुए पानी में डूब गया। सभी उपस्थित लोगों की आंखें नम थी कि ऐसी दोस्ती जिसके खुद सांकेतिक तौर पर भी अपने अंतिम समय तक भी इशारा करते रहा कि ऐसी महान दोस्ती। सभी ने बड़े बड़े उदाहरण दिए और हमारी दोस्ती की सराहना की, लेकिन मेरा मन तो जैसे पूर्ण रूप से दुख संसार में डूब चुका था। वह किसी की भी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद किसने क्या कहा मैं कुछ नहीं समझ पाया, क्योंकि उस डूबते हुए कलश के साथ मेरे आधे संसार की खुशी जलमग्न हो चुकी थी, जिसका आभास सभी मेरे चेहरे की मनोदशा देख समझ चुके थे। अल्पविराम मैं शांतचित होकर उनके साथ घर लौट आया और पूरे दिन एकांतवश अपनी खिड़की से उसके घर आते जाते मेहमानों की कतार को देख सिर्फ यही सोचता रहा कि आखिर क्या यही अंतिम सत्य है? क्या इसके बाद उसके घर से लौटने वाला आदमी फिर उसी संवेदना के साथ उसके परिवार का मनोबल बनाए रखने में सहायक होगा? क्या तसल्ली देने वाले रिश्तेदार वाकई इसके आगे या समय पर उसके परिवार का साथ देंगे? क्या भीरू के माता पिता उसी सम्मान के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे जिसकी कल्पना भीरू ने की थी? क्या उसकी पत्नी और बच्चे समाज से उस सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे जो भीरू की उपस्थिति में था? खैर जो भी हो, वह परिवार अब हमारे परिवार का भी अब हिस्सा है और हम सब मिलकर भरसक कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके भीरू की कमी कभी उस परिवार को ना खले। लेकिन जो सूनापन मेरे जीवन में मेरे मित्र के चले जाने से बना है, शायद उसे कोई ना भर सके। यही था जीवन का अंतिम सत्य। फोल्डेड हैंड्स समाप्त। फोल्डेड हैंड्स। ताली बजाने हम आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग मेरी कहानी के साथ लास्ट तक बने रहे। ताली बजाने। बहुत जल्दी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आएंगे।